मीर तकी मीर का एक शेर है। अब ये शेर आसान नहीं है, इस शेर को हम स्टडी करते हैं। मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, गरचे कब देखते हो पर देखो, आरज़ू है कि तुम इधर देखो। उर्दू वालों को लगता है हिंदी के शब्द ज़्यादा अच्छे हैं, हिंदी वालों को लगता है उर्दू के, लेकिन बहुत लोग मानते हैं हिंदी इंग्लिश में वो बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये जो कविता है इसकी ट्रांसलेशन क्या है। गरचे, गरचे का मतलब है ऑल दो, दूसरा मतलब है इंडीड। गरचे कब देखते हो पर देखो, ऑल दो यू डोंट सी मी, गरचे इज ऑल दो कब देखते हो पर देखो, आरजू है कि तुम इधर देखो। इसकी एक ट्रांसलेशन थी, आई नो यू वोंट बट स्टिल आई से, काइंडली कास्ट लुक दिस वे। मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है, ऑल्दो यू डोंट बट स्टिल आई प्रे, काइंडली सी मी हियर दिस वे। द वे यू से, द वे यू से, द वे यू राइट अफेक्ट्स द पोम। पहला था, आई नो यू वोंट, आई नो you won't, but still I say, kindly cast a look this way. It's not wrong, but that is more playful. I know you won't, but still I say. To make it a little romantic, make it a little classical, मैंने किया है although you don't, but still I pray, kindly see me here this way. Although you don't, but still I pray, kindly see me here this way. गरचे कब देखते हो पर देखो, गरचे कब देखते हो पर देखो, आरजू है कि तुम इधर देखो। गरचे कब देखते हो, सी नाउ आई स्ट्रेस डिफरेंटली, ओके, let's play this. गरचे कब देखते हो पर देखो, आरजू है कि तुम इधर देखो। द गर्ल इज फेड अप। और गरचे कब देखते हो, गरचे कब देखते हो पर देखो, विद अ फ्यू मोर पॉजेस। गरचे कब देखते हो पर देखो, आरजू है ना ना ना, आरजू है कि तुम इधर देखो। फिर एक स्टाइल होता है जो मीटर में पढ़ते हैं लोग, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट टुडे। अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन स्टाइल में पढ़ोगे, आप इसको ख़राब कर दोगे। गरचे कब देखते हो पर देखो, आरजू है कि तुम इधर देखो, एंड यू कांट शाउट बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु फेल इन लव विद द मून। मीर को चांद से प्यार हो गया था। जो लोग चांद से प्यार करते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चांद से प्यार करते हैं। ऑल्दो यू डोंट बट स्टिल आई प्रे, काइंडली सी मी हियर दिस वे। काइंडली कास्ट अ लुक, वो भी करेक्ट है, बट दैट चेंजेस द मूड एंड द फील। सो ट्रांसलेशंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा शेर है, मुझे बहुत पसंद है ये। इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी, आह तुम भी तो एक नज़र देखो। इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी तो एक नज़र देखो। इसकी मैंने ट्रांसलेशन ऐसे की है, सी वट ऑल लव शोज टू अस, साई, SIGH, साई इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते हैं। सी वट ऑल लव शोज टू अस, साई, वाई डोंट यू लेंड टू मी एट लीस्ट एन आई। ओके, सो मैंने राइम किया है एंड आई हैव नॉट ट्रांसलिटरेट, मैंने सिर्फ शब्दों का मतलब उठा के ट्रांसलेट नहीं किया है, मैंने उसका भाव भी डाला है। भाव क्या था उर्दू में, इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी तो एक नज़र देखो। बड़ा सिंपल है यार ये तो, इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी तो एक नज़र देखो। बेसिकली बात वही है, शी इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट हिम कि प्लीज़ लीव योर वर्ल्ड ऑफ रैशनैलिटी
and also look at romance and all these so-called silly things, romantic things. इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी तो एक नज़र देखो. अब हम वहाँ नहीं जाएंगे कि आह का ट्रांसलेशन किसने क्या क्या किया है. वी आर नॉट इनटू गोइंग इनटू दैट टुडे. वी आर नॉट स्टडिंग द डिफरिंग ट्रांसलेशंस, वो अलग टॉपिक है. इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी तो एक नज़र देखो. सी वट ऑल लव शोज टू अस, साई. मैंने जो आह सेकेंड लाइन में आता है वो मैंने फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड डाल दिया है कॉमा के साथ. आह तुम भी तो एक नज़र देखो उर्दू में साथ में आता है. हमने यहाँ पर साई आह को ऊपर डाल दिया और नीचे वाई डोंट यू लेंड टू मी एट लीस्ट एन आई. अब आप कहेंगे आंख की बात तो हो नहीं रही. आंख कहाँ है कार्तिकेय? वेयर इज़ द आई? मीर ने आंख की बात लिखी नहीं है. लेकिन अगेन हम भाव को ट्रांसलेट कर रहे हैं. अगर हमें ज़बान को पकड़ना है तो हमें भाव ट्रांसलेट करने पड़ेंगे. आह तुम भी तो एक नज़र देखो. वैसे आप कह सकते हो आंख है, आंख शब्द नहीं है, लेकिन एक नज़र देखो. Why don't you lend to me at least an eye? Moving on. एक मिनट, सॉरी. हाउ डू यू मेक दिस बिगर? हर खराशे जबी जराहत है, नाखुने शौक का हुनर देखो. नाउ दिस इज कॉम्प्लिकेटेड. लेट्स स्टडी दिस. हर खराशे जबी जराहत है, खराशे जबी. खराश आप समझते हैं, खराश. खराशे जबी जराहत है. Every bruise on the face pains its sore. Every bruise on the face pains its sore. Every bruise on the face pains its sore. Sore आप समझते हैं, SORE. See what the sharpness of desire can score. Again, we are playing with rhymes. Here we have rhymed sore with score. Okay? Every bruise on the face pains its sore. See what the sharpness of desire can score. Okay, it becomes interesting. English is not a lesser language here. हम ये नहीं कहेंगे. But if you translate the way some people have translated this poem, many of the translations don't have rhymes. They are simple. उसका मतलब ये, इसका मतलब ये, sentence join कर दो. ठीक है. Let's take a break. I have one more here, but let's go to Hindi for a moment. Let's go to that famous song by Yogesh. कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, यूं भी देखा है सीमा रेखा है. Okay? There is rhythm, there is meter. कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है. इसको कवाली बना दो और change it. कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है. You can play with it. You know the song, by the way? I will not sing it. सीमा रेखा का उर्दू में क्या होगा? सरहद. Now try fitting in सरहद. कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सरहद है. No. The usage of words depends on the meter. आपका मीटर क्या है? कुछ लोग कहते हैं there is no word in Hindi for subconscious or the inner core, which is wrong. The word is antahkaran. It's a word I have used even in my project which I am doing. Antahkaran is different from antaratma. The point is we don't use these words. इसलिए हमें लगता है कि हिंदी में तो है ही नहीं ऐसे शब्द. That's all nonsense. हिंदी में है, स्पेनिश में है, तेलुगु में है, मराठी में है. We don't use them. इस गज़ल का लास्ट शेर ये है.
रंग रफ्ता भी दिल को खींचे है, रंग रफ्ता भी दिल को खींचे है, एक शब और एक शब और या सहर देखो। रंग रफ्ता, सम पीपल से रंगे रफ्ता, भी दिल को खींचे है, एक शब और या सहर देखो, एंड सम पीपल इंस्टेड ऑफ या से या, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट टुडे। द कलर्स ऑफ पास्ट कैन स्टिल टग एट माई सोल, आपके पुराने दिन, द कलर्स ऑफ पास्ट, द कलर्स ऑफ पास्ट कैन स्टिल टग एट माई सोल, हियर्स द कलर ऑफ नाइट, हियर कम्स द डॉन होल, WHOLE. Again, soul and whole are the rhymes. रंग रफ्ता भी दिल को खींचे है, एक शब और या सहर देखो। The colors of past can still tug at my soul. Here's the color of night, here comes the dawn whole. The colors of past can still tug at my soul. दिल को खींचे है. Okay? You have to decide what to use for दिल को खींचे है. Pulls my heart, दिल को खींचना, यानी pull my heart. Instead of pull, I said tug at my soul. Tug समझते हैं आप? आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और एक छोटी लड़की आप शी टग्स आपके शर्ट को टग करती है, टग समझते हैं ऐसे, आपको अगर विजुअल्स आ रहे हैं. सो द कलर्स ऑफ पास्ट कैन स्टिल टग एट माई सोल. तो खींचना ही है, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी करें, खींचना इज़ नॉट टगिंग, खींचना इज़ एक्चुअली पुलिंग. उर्दू में जो खींचना है, खींचे है, इट कुड मीन ट्रबल. उर्दू में जो मैं समझता हूँ, रंग रफ्ता भी दिल को खींचे है, खींचे कुड बी एक्चुअली अ हार्श वर्ड. दैट मीन्स द कलर्स ऑफ द पास्ट, जो बीत चुकी है, जो पुराने रंग है, वो मेरे दिल को खींचते हैं. खींचते इज़ अ वेरी हार्ड थिंग, बट इन इंग्लिश आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ eliminating the word pull. It's not wrong, can still pull at my soul, but pull is not that strong. It does not for me capture an emotion. Tug at my soul, tug is very soft, but it pains a lot more when it tugs. In English, when something tugs, it can pain a lot, because it defines के आप प्रेजेंट में हैं, लेकिन कुछ चीज़ आपको टग करना यानी पास्ट में ले जा रही है. As a word, it is very mild compared to खींचना in Urdu. But in the school of English language, it carries greater weight to tug at something. You know, I saw my ex-girlfriend, and those eyes, they still tug at my soul. अब tug as a word बड़ा ठीक है. They still pull my soul. They still pull my emotions. Tug at my soul. अच्छा, रंगे रफ्ता भी दिल को खींचे है. दिल, मन, आप कभी इस पे स्टडी करिएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे. एक ज़माना था दिल इसे कहते थे, बेसिकली इसे मन कहते थे. मन ये होता है, हम मन ये बनाते हैं, मन, मेरा मन क्यों तुझे चाहे. इसके ऊपर एक और बात है, लेकिन अगेन इंस्टेड ऑफ हार्ट I've taken soul, because soul is more, it's easier to rhyme soul than heart. Heart में क्या आता है? Heart, smart, Breitbart, tart, आप ऐसे सोचोगे, it's not very compelling. Heart की जो rhymes हैं, smart, art, डार्ट वाली गेम जो होती है, मज़ा नहीं आया. सोल एंड होल सीम्ड. सेकेंड लाइन थी, एक शब और या सहर देखो. ठीक है. नाउ अगेन, या इज यहाँ, इस जगह, बट इन सम बुक्स इट इज़ या और, बट आई एम टेकिंग इट एज या. एक शब और या सहर देखो. The colors of past can still tug at my soul. Here's the color of night. Here comes the dawn whole. Colors of past क्या होते हैं? हमारे दिन और रातें जो जा चुके हैं. ठीक है. तो यहाँ कलर ऑफ नाइट, एक्सक्यूज मी, मैंने गलती से दूसरा
हाउ डू यू डू दैट? ये क्या है भाई? एक शब और या सहर देखो. शब है अंधेरा, जो अंधकार होने वाला होता है उसके लिए भी यूज़ होता है, क्लोजर टू नाइट टाइम के लिए यूज़ होता है. तो इट्स आई हैव नॉट डन एनी इनजस्टिस टू द ट्रांसलेशन. आई हैव जस्ट here's the color of night, here comes the dawn whole. मीर तकी पीर ने ये नहीं लिखा है कि यहाँ शब आ रहा है, यहाँ सुबह आ रही है. नो, एक शब और यहाँ सहर देखो. देयर इज़ नो एक्शन हियर. इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैंने लिखा है हियर कम्स द नाइट, हियर कम्स द नाइट, हियर कम्स द डॉन होल. बात एक ही है. ओके, बट यू हैव टू लव द लैंग्वेज, यू हैव टू लव द वर्ड्स, फिर ही आप प्रॉपर ट्रांसलेट करोगे. जब आप प्रॉपर ट्रांसलेट करोगे देन यू कैन रीड इट प्रॉपरली. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. Ukabi. Now let's take one couplet from Allama Iqbal. उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले. फिर से. उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले. ओके, वेरी डिफिकल्ट शेर ऑफ अल्लामा इकबाल. ओके, अभी सब फैंस आएंगे, ओ उर्दू पोइट्री इट्स सो एलिगेंट, इट्स सो क्लासी, इंग्लिश हिंदी में वो बात नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू. उकाबी शान, उकाबी शान, उकाबी शान. उकाब क्या होता है आपका? हॉक, फैल्कन. जो समझ नहीं आ रहा मान लो ईगल. ईगल तो पता है आप सबको. उकाबी शान से झपटे थे जो ईगल वाली शान से झपट्टा मारते हैं लाइफ में, बेबालों पर. वो बाल और पर के बिना निकलते हैं, मतलब दे लूज देयर बाल और विंग. जैसे जो ईगल या हॉक, जो फैल्कन, जो झपट्टा मारती हैं ये बर्ड्स, ठीक है ना, झपट्टा मारती हैं तो उनके बाल और परों का लॉस होता है. सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले. खूने शफक, जब सनसेट होता है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? खून तो आप समझते हैं, शफक होता है. इंग्लिश में कैसे बताऊं? खूने शफक है, ट्वाइलाइट कहते हैं वो. हाँ, ट्वाइलाइट. सोनाली, थैंक यू. ट्वाइलाइट, विच इज़ सोनालीज फेवरेट फिल्म. शी लव्स द एक्टिंग ऑफ द हीरोइन. सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले. तो जो सितारे होते हैं, स्टार्स, वो इस ब्लडी ट्वाइलाइट से इसमें डूब के निकलते हैं. No, this is not Shivam. No, we have not discussed translations, and we have not discussed. We have discussed these poems, some of the poems, not all of them. इसके बाद वाली तो absolutely नहीं की है हमने. So English में है. Now this is tough, and here these are long. ये छोटी बहर नहीं है. छोटी गरचे कब देखते हो पर देखो छोटा है. This is longer. सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले, लंबी लाइन है. ओके. Those who pounced with a falcon-like pomp were left without hair or quill. Quill है bird का जो feather होता है. Those who pounced with a falcon-like pomp were left without hair or quill. But those who dived into the twilight of blood emerged as stars. They are stars still. Okay, there you have an English poem now. You have a proper translation. Here we have rhyming quill with still. Okay, I've taken the liberty of rearranging a few of the meanings here and there.
सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले. सेकेंड लाइन में सितारे पहले आता है. सितारे शाम को खूने शफक में. तो दिमाग में आना चाहिए, ओके, हाउ डू आई ट्रांसलेट दिस? द स्टार्स डाइव्ड इनटू द इवनिंग ट्वाइलाइट. करेक्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट कम्स इन द लाइन. सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले. दैट्स व्हाट अल्लामा इकबाल सेज. But we have made this the second part of the sentence. The first part, we don't talk about stars. We talk about, but those who dived into the twilight of blood emerged as stars. Allama Iqbal says, सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले. The stars dived into the stars dived into the twilight, bloody twilight, and emerged. Uh, you know, but we have brought stars in the second half. We have said those who dived into the twilight of blood emerged as stars. That's what he's trying to say. This is what the poet is trying to say in Urdu. In English, this is how I think it'll read. Because I want to rhyme still with quill. Okay? And I want to give it a bit of sway. But those who dived into the twilight of blood emerged as stars. They are stars still. Na 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 na. Those who pounced with a falcon-like pomp were left without hair or quill. But those who dived into the twilight of blood emerged as stars. They are stars still. There. Now you have an English couplet. So a lot of a lot of power of a translation is lost if you don't use the rules of the language. आपको जैसे उर्दू में सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले, सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले. But those who dived into the twilight of blood, I've changed it. I've not used the same meter. I've not used the same style. Because I want the English readers to understand and appreciate the poem in their language. So when you're translating, you're not transliterating. आप literally शब्दों का अर्थ नीचे नहीं डाल रहे हैं. ये डिपेंड करता है. अब जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं, उन्हें खासकर ये सोचना पड़ता है. कई बार वो क्या करते हैं, अंग्रेज़ी में मीनिंग सोचते हैं और फिर हिंदी में लिखते हैं, या हिंदी वाले अंग्रेज़ी में उल्टा करते हैं बेसिकली. उससे आप यू डोंट रियली गेट योर थॉट आउट. आप सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है. जस्ट टू रिल्के एक बहुत फेमस पोइट है. आई थिंक ये लास्ट है या सेकंड लास्ट है. रिल्के, रेनर रिल्के, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस रेनर, बट ये उनकी एक वेल नोन कविता है. अब देखिए, इट्स अ वेरी रेपिटेटिव कविता. Whoever now weeps somewhere in the world, weeps without reason in the world, weeps over me. इसका मतलब है, whoever now weeps somewhere in the world, weeps without reason in the world, weeps over me. Basically, सब ने जाना एक दिन, सब रोते हैं, सब. We are all living and we are sharing our emotions. हमारे इमोशंस सेम हैं. आप इंडिया में रहो, फॉरेन में रहो, जो ह्यूमैनिटी है, हम सबके इमोशन सेम है. कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. आप यहाँ रो रहे हो, वहाँ रो रहे हैं, सबके, कोई प्यार के लिए रो रहा है, कोई इसके लिए रो रहा है, लेकिन हम सब, ये सब कॉमन है हम चीज़ों में. तो सिंपल सी कविता है, मैं पूरी पढ़ता हूँ अभी. Whoever now weeps somewhere in the world, weeps without reason in the world, weeps over me. Whoever now laughs somewhere in the night, laughs without reason in the night, laughs at me. Whoever now wanders somewhere in the world, wanders without reason out in the world, wanders towards me. Whoever now dies somewhere in the world, dies without reason in the world, looks at me. Now, it's repetitive, but it does not have a rhyme sequence, rhyming sequence नहीं, इसमें A B A C जो कुछ नहीं है. But you have to bring in the emotions while reading. Otherwise, whoever now weeps somewhere in the world,
weeps without reason in the world, weeps over me. You can't read it in a childish, kiddish manner. You have to bring in the emotions. अरे आपने फिल्म देखी आनंद? अरे बाबू मोशाई, जीवन इसको कहते हैं जिसको जीना है. दिस इज हाउ राजेश खन्ना टॉक्स इन द फिल्म. इफ यू हैव सीन द फिल्म आनंद. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई समथिंग के दीप जलाए. That is also has meter, it has style. The way you read the poem, it matters. I've made that song into a rap song, but क्यों नहीं है? इसमें मीटर है, आप देखो तो. सपनों के दीप जलाए, करेक्ट. सिमिलरली इस पोएम में मीटर नहीं है. अभी तक की पोएम्स में मीटर था, कुछ रिदम थी. मीटर छोड़िए, अगर मोटा मोटा सबको समझना है, रिदम था. ना 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 ना. इसमें आपको बनाना है. एंड यू हैव टू प्ले द ट्रिक ऑफ choosing the syllable or the word to stress on. Line है, whoever now weeps somewhere in the world. किस पे डालोगे? Let's start with the first word, whoever. Whoever now weeps somewhere in the world. Okay? Whoever मतलब कोई भी. Whoever now weeps somewhere in the world. Second option है, now पे stress डालो. Whoever now weeps somewhere in the world. मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि पोएम ये नहीं बता रही, पोएम समय के ऊपर नहीं कि जो अब रो रहा है. तो ये वर्ड मेरे ख्याल से ठीक नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है वीप्स. whoever now weeps, ठीक है. whoever now weeps somewhere in the world, still better. ओके, तो आई हैव टू ऑप्शंस, whoever पे स्ट्रेस करूँ या weeps पे स्ट्रेस करूँ. फोर्थ वर्ड है somewhere. whoever now weeps somewhere in the world, but somewhere पे the poem is not about place. ये नहीं बता रही कि यहाँ रो रहा है. somewhere is a supporting word. no. फिर है in the को हम स्ट्रेस नहीं करेंगे. last word है world. whoever now weeps somewhere in the world. no, that sounds strange, right? It does not sound proper. So we have whoever weeps as two great options. I could be wrong. Maybe you can read it better. और आप मुझे बोलोगे कार्तिक somewhere अगर आप स्ट्रेस दोगे मज़ा आएगा. I could be wrong. You could be right. That depends on how you read. So you put in your mind पढ़ना कैसे है. Let's for the time being say, okay, let's try and stress on somewhere, because आप लोग मुझे कह रहे हो somewhere पे स्ट्रेस करो. Whoever now weeps somewhere in the world. Use your hands. अगर स्टेज पे नहीं भी करने हैं, एटलीस्ट वाइल रीडिंग यूज योर हैंड्स. whoever now weeps somewhere in the world, weeps without reason in the world, weeps over me. या weeps पे स्ट्रेस है, नहीं, whoever पे करते हैं. whoever now weeps somewhere in the world. आई एम confused, किस पे करूँ स्ट्रेस? That's what we will decide when we have a group discussion. How the hell do you speak this poem? How to make it effective? You can't make it effective without stressing on the proper syllable. And you can't say whoever. That does not sound proper. Whoever now weeps somewhere in the world. I'm making rhythm out of nothing. Whoever now weeps somewhere in the world. Okay, weeps somewhere में gap है. Whoever now weeps somewhere in the world. Okay, I like this one. इस overacting नहीं है इसमें. Okay, so weeps or somewhere में stress, I can keep a gap. Whoever now weeps somewhere in the world, weeps without reason in the world. Okay, I like this one. Personal, my choice. I like this one. But whoever now laughs somewhere in the world, तो क्या हो रहा है? Whoever now laughs, whoever पे भी थोड़ा stress है, now नीचे जा रहा है. Whoever now laughs somewhere in the world, na 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 na, laughs without reason in the night, laughs without reason in the night. Okay, I'm getting the flow. So this is how I will decide how to proceed reading the poem. If I read this way, I will like the language. Otherwise हमें लगेगा यार इंग्लिश में ट्रांसलेशन में वो मज़ा नहीं है. इश्क क्या क्या हमें सिखाता है, क्या क्या, इश्क क्या क्या हमें सिखाता है. इश्क क्या क्या हमें सिखाता है, that's a different line. You're asking a question. इश्क क्या क्या, please tell me, answer the following.
इश्क क्या क्या हमें सिखाता है, दैट चेंजेस द मीनिंग. बट इफ़ यू टेल समबडी, यार सुन मेरी बात सुन यार, इश्क, यार मेरी बात सुन, इश्क क्या क्या हमें सिखाता है, ओ गॉड व्हाट नॉट लव टीचेस अस, आह तुम भी तो एक नज़र देखो, इश्क क्या क्या हमें सिखाता है, आह तुम भी तो. नाउ हाउ यू स्ट्रेस ऑन आह ऑल्सो कैन चेंज द वे. आह तुम भी तो, और आह तुम भी तो एक नज़र देखो. ओके, यू हैव टू मेक अ डिसीजन वेयर टू कीप द गैप. दैट्स वाई वॉइस प्रैक्टिस में मज़ा आता है. सो दिस इज़ हाउ यू रीड, दिस इज़ हाउ यू. नाउ सिंपल एक्सरसाइज इसकी होती है, गाना लो अपना फेमस, कोई फेवरेट गाना लो अपना, एंड इंस्टेड ऑफ सिंगिंग इट से इट. गाने की जगह उसको बोलो. जैसे कि आप सबका फेवरेट गाना है ना, ए मेरी जोहरा, ए मेरी मेरी, इट्स योर फेवरेट सॉन्ग, आई नो आप लोग फेवरेट बहुत गाते हो यहाँ पर. और कौन सा आपके फेवरेट गाने हैं? यू कैन टेक वन सॉन्ग एंड से, एंड देन ट्राई टू प्ले विद द emotions and the feeling and the stress points and the syllables. That will give you an idea. And the last poem I'll read before ending the talk. Happenstance. ये शब्द मैं यूज़ नहीं करता हूँ, so I just am practicing. This is by T.S. Eliot. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the stories told. एक कहानी है ये. ओके, हैपनस्टैंस होता है बाय एक्सीडेंट, बाय, आई थिंक यही मतलब होता है हैपनस्टैंस, कोइंसिडेंस, यू नो, लक. तो 6 इंसान लक की वजह से कहीं ट्रैप हो गए ब्लीक और बिटर कोल्ड में. ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड, हर आदमी के हाथ में एक स्टिक ऑफ वुड था, और सो द स्टोरीज टोल्ड. ठीक है, ये पहला 4 लाइन है. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the stories told. Okay? Or so the stories. You can do that. Or you can say, or so the stories told. Up to you. You can play with the language, but you have to decide in your mind, how am I going to say it? Or so the stories told. Or so the stories told. ओके, और सो द स्टोरीज टोल्ड. यहाँ पे आप स्टोरी पे ज़्यादा कर रहे हो, और सो द स्टोरीज टोल्ड, और सो द स्टोरीज टोल्ड, टू ब्रिंग इन अ बिट मोर मिस्ट्री. अप टू यू, बट यू हैव टू दिमाग में. एंड इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, आपको पढ़ते ही आ जाएगा. विद इन 30 seconds you'll understand how I'm going to read this. Their dying fire in need of logs, the first man held his back, for off the faces around the fire he noticed one was black. उस आदमी ने नोटिस किया एक आदमी काले स्किन का था. तो क्या इस कहानी में रेसिज्म है? कहानी कहाँ जा रही है? तो वैसे ही पढ़ेंगे. डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, बुझती हुई आग को लकड़ी चाहिए थी. सबके पास एक लकड़ी थी, और बुझती हुई आग को लकड़ी चाहिए थी. लेकिन फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक, पहले आदमी ने अपना जो लकड़ी है वो डाली नहीं, उसने पीछे रखी. क्यों? फॉर ऑफ द फेसेस अराउंड द फायर, बिकॉज जो चेहरे थे बाकी, उनमें से एक काला चेहरा था. ठीक है. द नेक्स्ट मैन लुकिंग अक्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch. Birch is a kind of wood. The next man looking across the way. Here, the next man looking across the way. इसके पहले, they're dying fire in need of logs. So, जैसे लाइन बदलेगी, स्ट्रेस पॉइंट बदलेंगे. The next man looking across the way saw one not of his church. Saw one, देखा उसने. Saw one not of his church. उसकी चर्च का नहीं था. And couldn't bring himself to give. Couldn't. And could not. If you want to do, you can do that. Couldn't क्या होता है? Could not. And could not bring himself to give.
You can't say and couldn't bring himself. You can actually. And couldn't bring himself to give. And couldn't bring himself to give. नहीं. And couldn't bring himself to give. The fire his stick of birch. जहाँ कोई एक्शन होता है ना, and couldn't bring himself to give. आपको पता है स्टिक की बात हो रही है, but keep a pause. The fire his stick of birch. Excuse me, notification. The third one sat in tattered clothes. Tattered होते हैं फटे हुए टाइप के पुराने. The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? तीसरा वाला गरीब था. कहता है ये मेरी तरह गरीब नहीं, मैं क्यों इनको आग दूं. आपको पोएम समझ आ गई है ना. पोएम क्या बता रही है कि बेसिकली मुझे क्या लग रहा है आपको, किसी ने आग में अपनी स्टिक नहीं डाली क्योंकि सबका फ़ायदा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ये मेरे चर्च का नहीं है, मेरे स्किन कलर का नहीं है. पोएम इसके ऊपर है. अब कैसे पढ़ेंगे उस पर से ऑडियंस को मज़ा आएगा. जर्नी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी destination. Destination is finishing the poem. Journey is how you perform it, how you read it. And you don't have to be extravagant. अगर आप introvert भी है ना, let's try this softly. The rich man just sat back in thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shirtless poor. Poor, right? You don't have to exaggerate. You don't have to shout and exclaim. You can read it very. इश्क क्या क्या हमें सिखाता है. आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं. इश्क क्या क्या हमें सिखाता है. आह तुम भी तो एक नज़र देखो. अगर आप बहुत ही इंट्रोवर्ट हो तो आंखें नीचे करके कह सकते हो. इश्क क्या क्या हमें सिखाता है. आह तुम भी तो एक नज़र देखो. You can read it in a simple लहजा, एक simple flow में पढ़ लो. It's a very simple trick. If you're introverted, speak softly, speak close to the mic. बस your problems are solved. Don't stand इतना पीछे माइक के. जो मैं देखता हूँ लोग इतना पीछे खड़े होकर बात करते हैं माइक में. Mics are meant to handle your plosives and everything else. It doesn't matter, especially on the stage. Recording में नहीं, लेकिन stage पे ठीक है. So with this, I guess I'll move over to Vedant and he will time everybody and we'll have a time discussion. I hope you took something back from this. Yes, some poems I took from the last sessions क्योंकि I wanted to give a sense of continuity. न्यू पोएम्स में क्या होता है, पहले पढ़नी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, स्टडी करनी पड़ती हैं. ये तो आपने कुछ सुनी हुई थी और कुछ बिल्कुल नहीं थी. लेकिन पढ़ना कैसे है और ज़बान का महत्व कितना होता है ट्रांसलेशंस में, आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला. मुझे सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगा. फर्स्ट हाफ